नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन एक पुल का निर्माण कर रहा है और डिफेंस अपडेट्स में भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी। इस बारे में भारत सरकार ने संसद में बताया कि ये जो जगह है वो 1962 से चाइना के गैर कानूनी कब्जे में है और भारत सरकार ने चीन की ओर से पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे पुल पर संज्ञान भी ले लिया है। इस पुल का निर्माण ऐसी जगह पर किया गया है जो कि अवैध कब्जे में है चाइना के साथ, जिसे भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर जी ने बताया कि सरकार ने कई मौकों पर यह बात साफ तौर पर कही है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पड़ोसी देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। साथ उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को LAC का सख्ती से सम्मान और पालन करना चाहिए और जो यथास्थिति है उसे एक तरफा बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, चाइना ने 1962 के युद्ध में काफी बड़ा एरिया भारत का ले लिया था और ऐसे में जो मैकमोहन लाइन है जो दोनों देशों के बीच में है उसे चाइना ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ऐसे में भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि कभी भी भारत इसे वैध करार नहीं देगा, यानी कि ये अवैध कब्जा है जो रहेगा, भारत इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1962 में क्या परिस्थितियां थी भारत के पास आप सब लोग जानते हैं और क्यों भारत सब कुछ देखता रह गया आप सब जानते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 1993 में जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें शामिल भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी UAE से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पकड़े गए आतंकी का नाम अब्बू बकर है और ये UAE से जल्द ही भारत लाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता भी है कि 1993 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 धमाके हुए थे जिसमें कि 257 यानी कि 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग घायल हुए थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि अब्बू बकर ने पाकिस्तान में हथियारों और विस्फोट तैयार करने का प्रशिक्षण लिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि 29 साल से अब्बू बकर संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में रह रहा था। अब उसे UAE से भारत लाने के बाद भारतीय कानूनों का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से जबरदस्त खबर आई है जिसमें कि सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल एक विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने रात में शहर के इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया और तभी वहीं पर छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो मुठभेड़ शुरू हुई और ऐसे में इन आतंकियों को खत्म कर दिया गया। मुठभेड़ वाली जगह से 2 पिस्तौल, 5 हथगोले समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। ये साल अभी शुरू ही हुआ है, ऐसे में अब तक भारतीय सेना ने 18 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पंजागुट शहर में 55 घंटे बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच मुठभेड़ जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रखा है। पिछले करीबन 3 दिनों से चल रही लड़ाई की वजह से पाकिस्तानी लोगों के घरों में राशन की भी कमी हो गई है और वे परेशान हो चुके हैं। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब पाकिस्तानी सेना के 170 जवानों को मार गिराने का दावा कर दिया है। इस बार पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वर्तमान में हमलावरों के हैंडलर भारत और अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस बात को भी सच नहीं कहा जा सकता क्योंकि अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान समर्थित तालिबान बैठा हुआ है। बलूच लोगों ने तो पाकिस्तान की आर्मी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वहीं TTP ने पूरे पाकिस्तान की अच्छी से मट्टी पलीत कर ली है। यानी कि पाकिस्तान खुद बारूद में बैठा हुआ है और जिसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी और TTP। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ओमान के 7 सदस्यों ने दक्षिणी नौसेना कमान की 2 दिवसीय यात्रा की है और भारतीय टीम के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की। यही नहीं, इन 7 लोगों की प्रतिनिधिमंडल ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, नेविगेशनल डायरेक्शन और डाइविंग स्कूल का भी दौरा किया और दक्षिणी नौसेना कमान के स्टाफ के अधिकारियों के साथ बातचीत की। पिछले साल सितंबर में भारत और ओमान ने वाइड शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारतीय नौसेना कई मोर्चों पर ओमान की रॉयल नेवी के साथ सहयोग भी करती है जिसमें कि ऑपरेशनल और प्रशिक्षण दोनों ही शामिल है और दोनों ही नौसेनाएं 1993 से द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भी भाग लेती रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने 1 फरवरी को बाय एंड मेक कैटेगरी के तहत भारतीय सेना के लिए 220 एयर डिफेंस टो गन और 1,41,576 राउंड गोला बारूद की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है जिसमें कि 25 बंदूकें और 44,440 राउंड गोला बारूद यानी कि एमुनेशन की खरीद हिस्से के तहत की जाएगी, जबकि बाकी की 195 बंदूकें और 97,136 राउंड स्टैंडर्ड एमुनेशन को अनुबंध के हिस्से के माध्यम से खरीदा जाएगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बंदूकों के मामले में वेंडर को मेक पोर्शन के तहत 100% बंदूकें या फिर गोला बारूद या फिर दोनों की पेशकश वो कर सकता है। भारत सरकार ने केवल
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या अधिकृत विक्रेता यानी कि ऑथराइज्ड वेंडर या सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों के साथ गठजोड़ में केवल भारतीय फर्म से इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। इसमें केवल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ही वरीयता दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक उपकरण यानी कि एयर डिफेंस गन की पेशकश करना चाहता है तो वो एक अलग तकनीकी समाधान पर आधारित होगा और बोलीदाता के द्वारा अलग अलग बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी और हर स्टेप में प्रत्येक प्रस्ताव का अलग अलग मूल्यांकन भी किया जाएगा और इस उपकरण की यानी कि एयर डिफेंस गन की जो यूजर है वो भारतीय सेना होगी। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायुशक्ति 2022 5 मार्च को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। ड्रिल में 100 लड़ाकू विमान सहित लगभग 140 विमान हिस्सा लेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के इंडियन एयरफोर्स की क्षमता के भव्य प्रदर्शन को देखने की उम्मीद है। वायुसेना ने चंदन रेंज में गोलीबारी की तैयारी शुरू कर दी है। जैसलमेर के ऊपर से कई लड़ाकू विमान गुजर रहे हैं और लक्ष्य को भेदने का अभ्यास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास में कई तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल विमानों का भी इस्तेमाल होगा और इसमें लगी माइका मिसाइल विशेष आकर्षण होगी। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, MiG-29, LCA तेजस, मिराज 2000, MiG-21 बाइसन और जागवार भी हिस्सा लेंगे। साथ ही अपाचे, चिनूक और 2 हेलीकॉप्टर भी रात के ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे जो अपने लक्ष्य को भेदेंगे। ये युद्ध अभ्यास 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। CRPF को पहले बैच के तहत 7.62 × 51 mm ईशापुर असॉल्ट राइफलें मिल गई है और ये पहले कस्टमर बन गए हैं इस स्वदेशी राइफल के। हालांकि भारतीय सेना ने 7.62 × 51 mm की ईशापुर राइफल को रिजेक्ट कर दिया था 2018 में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये फायरिंग टेस्ट में फेल हो गई थी और इसमें कई तरीके के फॉल्ट्स हैं और इसकी मैगजीन में भी गड़बड़ी है। दोस्तों, भारत डिफेंस एक्सपो 2022 में स्वदेशी इंजन बनाने के लिए किसी एक पार्टनर को चुन सकता है, जिसमें सैफरन या फिर रोल्स रॉयस हो सकते हैं, जिसके तहत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जून 2022 तक AMC फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आधिकारिक मंजूरी दे देगी और स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में 2022 में अपडेट दिया जाएगा, जिसे कि HAL, DRDO और कुछ प्राइवेट सेक्टर की फर्म मिलकर AMCA का प्रोडक्शन करेंगी। वहीं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने फ्लश एयर डेटा स्कैनिंग सिस्टम के लिए एल्गोरिथम बनाना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल एयर डेटा पैरामीटर जैसे कि एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ स्लिप और मैक नंबर में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसका इस्तेमाल फ्लाइट कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम में भी किया जा सकता है और ये सारे मिशन मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट में भी किया जा सकता है। भारत के DRDO ने नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को विकसित कर दिया है, जिसका हालांकि पिछले साल परीक्षण किया जाना था, लेकिन अब इस नेवल एंटीशिप मिसाइल का अपना पहला परीक्षण इस साल के मध्य तक किया जाएगा। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2020 में शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था। हालांकि इसके डेवलपमेंट पर काम 2017 में 434.6 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ शुरू हुआ था। NASM-SR एक 380 किलोग्राम की एयर लॉन्च नेवल एंटीशिप मिसाइल है, जिसमें कि एक IIR सीकर लगा हुआ है और ये अपने साथ 100 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसका इस्तेमाल नौसेना के हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है दुश्मन की मीडियम क्लास शिप्स और पेट्रोल बोट्स के खिलाफ। NASM-SR इसकी रेंज 5 से 55 किलोमीटर है और ये एक सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो कि 91 मीटर से 3 किलोमीटर तक लॉन्च हो सकती है। DRDO ने इसके एडवांस वर्जन NASM-ER पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जिसे कि फाइटर जेट्स और नेवल मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेना मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम के 10 सेट्स को खरीदना चाहती है, जो कि 120 लोइटरिंग म्यूनिशन, 10 लॉन्चर और 34 ऑब्जर्वेशन स्टेशन का समावेश होगा, जो कि आर्टिलरी यूनिट्स की मदद करेगा दुश्मन के खिलाफ स्ट्राइक, एंगेजमेंट और स्टैटिक और मूवमेंट टारगेट्स को बर्बाद करने के लिए। और भारतीय वेंडर्स जो कि इसके टेक्निकल, कमर्शियल और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा ताकि वो इस सिस्टम के प्रोटोटाइप को बना सके। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भारत की कई प्राइवेट कंपनियां, जिसमें L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गंगेस एरोस्पेस इंडस्ट्री, अल्फा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आदि। दोस्तों, ईरान की असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों से छूट देने के लिए अब हस्ताक्षर कर लिए गए। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये छूट समाप्त कर दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधों में राहत दे दी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने पर एक नया समझौता वियना में बातचीत में किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इन छूटों का उद्देश्य ईरान को 2015 के समझौते के पालन के लिए मनाना है, जिसका वो उस वक्त से उल्लंघन भी कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि समझौते में वापसी के लिए समर्थन जुटाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे ईरान को कोई रियायत दे रहे हैं।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमने ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं दी है। ईरान का कहना है कि वो समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले इससे अलग हो गया था। ईरान ने सभी प्रतिबंधों से राहत की बहाली की मांग की है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।